हाँ जी, नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह और एक बार एपी सर फिर से आ गए हैं संविधान को लेकर, एक ऐसे महत्वपूर्ण विकास डेवलपमेंट को लेकर जिसके बिना आप एग्जामिनेशन में बैठ ही नहीं सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, मैंने क्या लिखा। लोकसभा का आंकड़ा 850 होने वाला है। आप कह सकते हैं सर ये आंकड़ा 543 या 545 था ना। मैं कहूंगा भैया था, अब हो जाएगा 850। एक ऐसा संवैधानिक संशोधन बिल आ रहा है जिसकी संख्या है 131, लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है। मैंने आपके लिए लिखा अ डीप डाइव, गहराई में लेकर चलूंगा एक ऐसे बिल को समझाने की ओर जो बेटा भारतीय प्रजातंत्र को पूरी तरीके से रीशेप कर देगी, जो सीटों की संख्या बल है, जो आंकड़ा है उसे बिगाड़ देगी, देश के संघात्मक व्यवस्था में भी बदलाव करेगी, महिलाओं को आरक्षण देगी और भविष्य की जो चुनाव से जुड़ी रूपरेखा है उसे बदल देगी। देखो भैया ध्यान से समझो, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। मेरे अनुसार से भारत का जो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, ये बिल अगर पास हो गया तो फंडामेंटली ये बिल पूरी तरीके से अपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रीशेप कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने जब संविधान बनाया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जयंती भी है, अनुच्छेद 81 में आर्टिकल 81 में बेटा उन्होंने लोकसभा के स्ट्रक्चर को डिफाइन भी किया था। मैं आपके लिए लिख देता हूं रेफरेंस के तौर पर। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आपको आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 के साथ पढ़ना है। तो जब आर्टिकल 81 को हम पढ़ते हैं तो लोकसभा का जो स्ट्रक्चर है बेटा कंपोजिशन वाला, उसके डिजाइन की जानकारी हमें मिलती है और उसके पीछे एक प्रिंसिपल भी था कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और 82 में कहा गया, 82 में कहा गया कि जब जब सेंसस होगा, ये 82 लिखा है, जब जब सेंसस होगा उसके बाद डेलिमिटेशन होगा। ठीक है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज मैं 2025 में इस बात को कह रहा हूं कि 2025 में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो 2025 के आंकड़ों के अनुसार नहीं हो रहा है, अपितु वो 1971 में जो आबादी थी उस आधार पर बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन तय होता है। मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आउटडेटेड डेटा पे चल रहा है। तो चलिए मैं आपको लेकर आगे चलता हूं, इस बिल को आसान भाषा में समझाता हूं। दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपको लिखने हैं, समझने हैं कि ये जो आंकड़ा है लोकसभा का 543 से 850 सांसदों का हो जाएगा। हो सकता है ध्यान में रखकर नई संसद बनी हो, क्यों? तो मैंने आपके लिए लिखा इज इंडिया अबाउट टू कंप्लीटली रीड्रॉ इट्स पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, क्या इतना आंकड़ा अगर बढ़ जाएगा तो क्या पूरी तरीके से यह बदल जाएगा? सवाल, बिग क्वेश्चन। Will the delimitation of constituencies redraw state boundaries of the political power entirely? Point number 1। और दूसरा विषय है बेटा, will some state जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है gain more seats and influence while other lose their relative representation? ये दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैंने आपके लिए लिखा भी। ये दो सवाल क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये दो सवाल बेटा स्लाइड नंबर 2 आप देखो, इसलिए महत्वपूर्ण है। This is not just a number game, it's a bill that could reshape Indian democracy itself। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, ये केवल नंबर का जादुई आंकड़ा नहीं है, अभी तो ये नंबर बेटा देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को बदल देगा। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि डेलिमिटेशन, परिसीमन। परिसीमन का क्या मतलब होता है? डेलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यह सिर्फ बाउंड्री चेंज नहीं है, यह डिसाइड करता है कि कौन रूल करेगा भारत पर अगले 50 सालों तक। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण बड़ा महत्वपूर्ण केस है 1975 का। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में कहा गया कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो मान लेते हैं कि अगर परिसीमन अनफेयर है, परिसीमन फेयर नहीं है, तो बेटा क्या प्रभावित होगा? आप कहेंगे अरे सर, अगर परिसीमन ढंग से नहीं हुआ तो देश का जो प्रजातंत्र है, देश की जो डेमोक्रेसी है वो प्रभावित हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं मेरे उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश में अगर परिसीमन होगा तो सीटें ज्यादा मिलेंगी। केरला, रिलेटिव पावर डिक्रीज, भाई केरला में पॉपुलेशन कंट्रोल है, केरला को कम मिलेगी, केरला वाले नाराज हो जाएंगे, हां जी हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, परिसीमन के बाद हमें सीट कम मिल रही है, इनाम मिलना चाहिए, लेकिन इनाम किसको मिल रहा है? उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा बेटा ये दोनों ही जो सवाल हैं, जो पावर शिफ्ट से जुड़ा है, जो बिग क्वेश्चन के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, इससे मेरे देश का पॉलिटिकल मैप बदलेगा और इससे मेरे देश का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है वो भी बदल जाएगा। चलिए इस बिल को बेटा हम कहेंगे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। याद कर लो, अभी ये बिल है,
पास नहीं हुआ है, पास हो जाएगा 111 में, आर्टिकल 111 में जब प्रेसिडेंट से एसेंट मिल जाएगी तो ये एक्ट बन जाएगा। क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, ध्यान से पढ़िए फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। The Union government has formally introduced one of the most significant constitutional amendment in recent Indian history. Its primary aim is to increase the Lok Sabha seat from 543 to 850, a change that touches the very foundation of Indian representative democracy. ठीक है, representative democracy का क्या मतलब है? मेरा प्रतिनिधित्व कर कौन रहा है संसद में? मेरे सांसद। वो सांसद 543 थे अभी, अब हो जाएंगे 850। ठीक है, not just number. This amendment is about representation, power distribution and the future of election in India. Constitutional basis बेटा क्या है? जब मैं कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और भारतीय चुनाव के भविष्य से जुड़ा यह संवैधानिक संशोधन बिल है, then the bill directly amends the foundational article of constitution governing the composition of लोक सभा and delimitation. तो लोकसभा का कंपोजिशन बदलेगा, आर्टिकल 81, और जो डेलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी आर्टिकल नंबर 82। हिस्टोरिक स्केल इफ पास्ट, अगर ये बिल बेटा पास हो जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से, then this will be the most transformative electoral reform since the early decades of the Indian Republic. आप समझिए, जब से भारत का यह भूखंड गणतंत्र बना है तब से लेकर आज तक इससे बड़ा बदलाव बेटा दूसरा नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है जिसकी चर्चा हो रही है, यदि ये पास हो जाए भैया, ये कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं होगा, ये आर्टिकल नंबर 368 संविधान का अनुच्छेद 368 बेटा भारतीय संविधान के संशोधन को नियंत्रित करता है, उस प्रोसीजर को बतलाता है कि भारत के संविधान का संशोधन कैसे होगा। तो अगर यह बिल बेटा पास हो जाएगा तो आप ये समझिए वो 81 आर्टिकल नंबर हो, वो 82 आर्टिकल नंबर हो, या जो नया आर्टिकल है 334A, मैं लिख देता हूं आपके लिए, 81, 82 और जो नया आर्टिकल है 334A, ये तीनों ही आर्टिकल बेटा प्रभावित होने वाले हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना होगा। और इसी के साथ अगर ये बिल पास हो गया संवैधानिक संशोधन के रूप में, क्योंकि ये बिल भारतीय संघात्मक व्यवस्था को भी प्रभावित करेगा, हमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 में दिया है जो भी बिल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को प्रभावित करता है उसमें संशोधन करने वाला है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को भी आप रेफर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, कर ही रही है। 543 से 845 का संकल्प है, लेकिन उस बदलाव, उस संशोधन से जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट गेट इफेक्टेड। ठीक है, तो इस बिल को बेटा 368 के साथ, 81, 82, 334A के साथ, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के साथ हमें रिव्यू करना है, इसका अप्रेजल करना है। तो What does the bill proposes? ठीक है, इस बिल से बेटा क्या प्रोपोजल हमारे देश के सामने आ रहा है, तो इस आंकड़े को एक बार ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि 131वें संवैधानिक संशोधन बिल को बेटा बिल्कुल क्लियर टर्म्स में हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो इस समय अगर मैं लोकसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं, उसकी संख्या बल की बात करूं तो आप कहेंगे सर 543 दो घट गए क्योंकि एंग्लो इंडियन वाले रिजर्वेशन को हमने खत्म कर दिया। जो प्रोपोज न्यू स्ट्रेंथ है, मैंने आपके लिए लिखा भी प्रोपोज न्यू स्ट्रेंथ, वो कितनी होने जा रही है? 850। सो द बिल प्रोपोजेस टू रेज टोटल लोकसभा सीट्स टू 850, अ मैसिव एक्सपेंशन। 2, 4, 10, 20, 50 सीट की बात नहीं हो रही है बेटा, 543 से 850। तो 850 में जो स्टेट्स होंगे बेटा उसमें से सीटें निकल के आएंगी 815। पहले बेटा 530 स्टेट से आती थी और 20 यूनियन टेरिटरी से, ये मैक्सिमम कंपोजिशन था जिसमें अभी 543 था। नई व्यवस्था में 815 सीट जो मैक्सिमम है वो राज्यों के लिए निर्धारित की गई है। इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल 81 में जब हम लोकसभा के कंपोजिशन की बात करेंगे तो राज्यों से 815 सांसद चुन के आएंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं मतलब यूनियन टेरिटरी हैं उससे 35 सदस्य जो हैं वो नए फ्रेमवर्क में चुन के आएंगे। तो 815 प्लस 35 बेटा कितना हो जाएगा? 850। दिस रिप्रेजेंट्स अ नियरली 60% इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली
impacting the electoral politics, governance and policy making at the national level। तो राष्ट्रीय स्तर पर बेटा सब कुछ बदलने वाला है। आप समझिए 543 से 850 सीट, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले जो इसका मतलब है कि इस देश में सांसदों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ने वाला है, और जो पावर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। भाई आर्टिकल 81 में क्या कहा गया? द सीट्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। अब दिक्कत की बात क्या है, जो सबसे बड़ा विवाद का कारण बनेगा, आप समझ लो, अगर मैं कह रहा हूं तो बनेगा कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शनली वर्सेस फेडरल इक्वालिटी। भाई संघात्मक व्यवस्था में कहा जाता है, हमारा देश फेडरल है, आपको पता है, सर बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने बोला। तो संघात्मक व्यवस्था में सारे राज्य बराबर हैं, लेकिन डेलिमिटेशन के साथ दिक्कत है कि जिस राज्य के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उसे ज्यादा सीट मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर आप यूएसए की बात करें, वहां ठीक ठाक इस मामले में व्यवस्था है कि अमेरिका की जो सीनेट है बेटा, वो राज्यों को इक्वल पावर देती है। लेकिन अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में जो लोकसभाएं है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। तो इंडिया में इम्बैलेंस और इंक्रीज हो सकता है जब हम 543 से 850 के आंकड़े को समझ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जिस राज्य के पास आबादी सबसे ज्यादा है उसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा, सीट्स होगी। तो चलिए एक बार इस पूरे गेम को समझने की कोशिश करते हैं। जो आग लगाने वाला है, आग कैसे लगाने वाला है, देखो, डेलिमिटेशन, द रियल गेम चेंजर। कैसे होने वाला है? डेलिमिटेशन का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। Delimitation means redrawing the constituency boundaries and allocating seats based upon the population. Currently, seats allocation is still based upon 1971 census and boundaries on the 2001 census. दो चीजें हैं, एक 1971 का जो सेंसस है, एक 2001 का सेंसस है, creating a serious mismatch between the population and representation over 5 decades, क्योंकि 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ये जो बिल प्रस्तुत होने वाला है, the bill amends Article 82 to remove the condition that delimitation must wait for post 2026 census, making earlier delimitation possible. This is the most controversial and consequential aspect of the entire bill. जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आया तो विपक्ष ने सरकार से पूछा, आप क्यों नहीं इसे लागू कर देते? सरकार ने कहा, भाई 2026 तक तो हम नहीं कर सकते। सवाल है, तब सरकार ने 2026 की बात की। अब यह कहा जा रहा है कि 2026 वाली जो लिमिटेशन है उसे हटा देंगे। मैं समझाता हूं आसान भाषा में, आपको यह समझना है बेटा, करंटली जो गेम चेंजर पोजीशन जिसे बताया जा रहा है, करंटली जैसा मैंने आपसे कहा, जो सीटों का निर्धारण है लोकसभा में, जो सीटों का निर्धारण है वो किस सेंसस के आधार पर हो रहा है? 1971। और जो बाउंड्रीज है, जैसे बनारस लोकसभा है, तो जो इसकी बाउंड्रीज है इसका डिटर्मिनेशन किस आधार पर हो रहा है? 2001। आप देखिए 1971 के आधार पर सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जो बाउंड्रीज हैं वो 2001 के सेंसस के आधार पर हो रही हैं। अब हमें यह समझना होगा कि आर्टिकल 82 पर एक फ्रीज लगा था। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 से कहा गया कि यह आंकड़ा नहीं बढ़ेगा। फिर बेटा 84वें संवैधानिक संशोधन 2001, मैं लिख देता हूं, पहला संवैधानिक संशोधन आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने आर्टिकल 82 को फ्रीज कर दिया, ना 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 ना, कुछ नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन फिर बेटा 84th अमेंडमेंट आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसने कहा कि नहीं ठीक है 2026 तक, अभी तो बढ़ा देते हैं लेकिन 2026 तक अब कुछ भी नहीं बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है? यह बिल जो 131वां संवैधानिक संशोधन बिल है, यह बिल कह रहा है वेट मत करो। वेट मत करो मतलब क्या? अरे यार ठीक है 2026 कहा गया ना 84वें संवैधानिक संशोधन से, अब यह बिल कह रहा है वेट मत करो। आप कहेंगे जरूरत क्या थी, 2026 तक रुक जाते। सरकार यह कहेगी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो आउटडेटेड है। सरकार यह कहेगी कि जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है पिछले 50 सालों में वो मिसमैच है, सीट और पॉपुलेशन मिसमैच है। जो विपक्ष है बेटा वो डिसएग्री क्यों करेगा और वो इसे खतरनाक क्यों बताएगा? वो कहेगा इस प्रोविजन से 543 से 845 पर जो सडन पावर का इंक्रीज होगा, शिफ्ट होगा, वो डेंजरस है। और विपक्ष यह कहेगा कि इस पूरी व्यवस्था से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। तो हमें ध्यान क्या देना है? 1971 सीट्स के लिए, 2001 बाउंड्रीज के लिए, 42वां संवैधानिक संशोधन, 84वां संवैधानिक संशोधन, अगर ये पास हो गया तो 131 भी इसमें जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं
व्हाई इज दिस कंट्रोवर्शियल? क्यों भैया विवाद क्रिएट होगा? ध्यान से समझिए। The political reality of India is that population growth has been deeply uneven. States that invested in family planning and education now face the prospect of reduced political weight simply because they succeeded. जैसा मैंने आपको कहा कि भाई जिस स्टेट ने फैमिली प्लानिंग पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, उनके यहां तो आबादी वैसे भी कम होगी। तो नॉर्दर्न जो हमारी स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दे हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली हायर पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द पास्ट 5 डिकेड्स, लाइकली टू गेन मोर लोकसभा सीट, क्योंकि परिसीमन होगा, परिसीमन में उसी राज्य को ज्यादा सीट मिलेगी जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल लेवरेज एट द सेंटर, जिस राज्य के जितने एमपी होंगे उसकी बात उतनी सुनी जाएगी, उतना समय मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, उतनी बार्गेनिंग पावर मिलेगी। और ग्रेटर शेयर ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन में उस राज्य को ज्यादा शेयर मिलेगा। जो सदर्न स्टेट्स हैं बेटा, जैसे हम तमिलनाडु की बात कर लें, केरला की बात कर लें, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल लगाया, उन्होंने विकास को लेकर वो आगे बढ़े, बट मे नाउ फेस रिड्यूस रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो भैया उनको सीटें कम मिलेंगी, जो शेयर है उनका कम हो जाएगा, उनकी आवाज कम सुनी जाएगी जब भी नेशनल पॉलिसी मेकिंग होगी। तो जो फेडरलिज्म है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कहता है सारे राज्य बराबर, केंद्र बराबर। तो सवाल है उस संघात्मक व्यवस्था का क्या होगा? मैंने आपके लिए लिखा, दिस इज नॉट मेयरली अ लीगल इशू, इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द फेडरल बैलेंस एंड पॉलिटिकल पावर इन द इंडियन यूनियन। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, जिस दिन ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आप समझिए आर्टिकल 1 क्या कहता है। भाई हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के कॉन्फ्लिक्ट के साथ। आर्टिकल 1 बेटा कहता है इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो स्टेट्स इक्वल नहीं है बट रिस्पेक्टेड है। आप समझिए यूनियन ऑफ स्टेट्स में हम ये नहीं कह रहे हैं सब बराबर, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं नहीं भाई सभी का शेयर कॉमन है, सभी को सम्मान है। प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई साउथ की स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो नहीं कर पाए, तो जो नहीं कर पाए उनको रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? सवाल है रिवॉर्ड किसको मिल रहा है? आप कहेंगे सर जो नॉर्थ की स्टेट से, आपकी उत्तर प्रदेश, हमारी बिहार, उसको मिल रहा है। भाई आप ये समझिए, एसआर बोमई को मैंने रेफर किया, एसआर बोमई रामास्वामी का जजमेंट है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है इस देश की जो संघात्मक व्यवस्था है, जो फेडरलिज्म है, वो तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। तो डिबेट क्या है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को पनिश करना कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है? क्योंकि जिसके पास पॉपुलेशन कम है, तमिलनाडु, केरला, उसको तब नई व्यवस्था में परिसीमन के बाद कम सीट मिलने वाली है। इसीलिए बेटा ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस बिल के साथ जुड़ेगी। दूसरा जो एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, विमेन रिजर्वेशन, अ मेजर इंपैक्ट। भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रुका हुआ था कि 2026 के पहले हम कर नहीं सकते। मैंने बताया ना 84वें संवैधानिक संशोधन से रुका था, फ्रीज था। वन ऑफ द मोस्ट significant positive outcome of this bill is its direct impact upon the 33% reservation for the women in the Lok Sabha, a long pending demand of the Indian women's rights movement. पहले की सिचुएशन क्या थी? Women reservation was tied to delimitation, meaning it could only be implemented after delimitation was complete, creating indefinite delay. भाई इंतजार करना था, 2026 बीतेगा, परिसीमन होगा, आंकड़े आएंगे, तब जाके महिलाओं को उनके रिजर्वेशन की सीट मिलेगी। अब चूंकि बेटा आर्टिकल 334A को अमेंड किया जा रहा है ना, अमेंडेड आर्टिकल है, मतलब द बिल अमेंड्स आर्टिकल 334A to allow immediate implementation of the women reservation alongside delimitation rather than after it। तो कहा ठीक है, जल्दी परिसीमन हो जाएगा, जल्दी महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, महिलाओं की तो भाई बल्ले बल्ले है। तो भैया जो अगला इलेक्शन है उस पर एक सीवियर इंपैक्ट हमें दिखेगा। मतलब जो 33% महिलाओं को आरक्षण है बेटा, पोटेंशियली उसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जो भी अगला हमारा जनरल इलेक्शन होगा तो जो एक हिस्टोरिक डेमोक्रेटिक माइलस्टोन है उसे तो हम अचीव कर लेंगे। भाई ये बिल का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना कि आर्टिकल 334A नया है। विमेन रिजर्वेशन को बेटा हम परिसीमन से जोड़कर पढ़ रहे हैं। पहले दिक्कत क्या थी कि रिजर्वेशन डिले होता था। तो जो सबसे बड़ा चेंज है कि इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ वो पॉसिबल हो सकता है। पंचायती राज का जो संवैधानिक संशोधन था, 73वां संवैधानिक संशोधन, हमने भैया महिलाओं को आरक्षण दे दिया, ग्रास रूट पर महिलाओं को एम्पावर्ड कर दिया, लेकिन वो 92-93 की बात थी
ये 2025 चल रहा है, 32-33 साल हो गए। तो जो महिलाएं हैं वो खुश हो सकती हैं इस इंपैक्ट से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगी भी कि भाई अगर ये बिल पास हो गया, एक्ट बन गया, तो महिलाओं को आरक्षण तुरंत मिल जाएगा। डेलिमिटेशन कमीशन, हु विल डिसाइड? हम लोग इतनी परिसीमन आयोग की बात कर रहे हैं, परिसीमन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा परिसीमन आयोग या परिसीमन का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में आपको समझाता हूं। द क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने लिखा, ऑफ हु रीड्रॉज इंडियाज इलेक्टोरल मैप will be entrusted to the delimitation commission, a powerful independent body constituted specifically for this purpose। शुरू से 1952 से बेटा इस देश में परिसीमन आयोग का गठन हो रहा है, जिसका काम ही है परिसीमन करना। ठीक है, तो भारत का जो इलेक्टोरल मैप है हर परिसीमन के बाद बदल जाता है। तो इसका जो कंपोजिशन है बेटा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज की इंटरवेंशन है। मतलब a sitting or the retired Supreme Court judge will serve as the chairperson, lending judicial authority and independence to the commission। तो जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज हैं वो इसके बेटा चेयरपर्सन बनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, the chief election commissioner will be member of the commission bringing electoral expertise and administrative experience to the process। तो जो चुनाव से जुड़ा स्पेशलाइजेशन है, प्रशासन से जुड़ा स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए सीईसी भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा बेटा जो रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे कि राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी हो सके इस पूरे डेलिब्रेशन में। एमपी एंड एमएलएज एडवाइजरी रोल, elected representative will assist the commission but will have no voting power, the final authority rests exclusively with the commission। तो ये डेलिमिटेशन कमीशन है बेटा, इसी के ऊपर पूरा दारोमदार है इस पूरी नई व्यवस्था को संचालित करने का। तो ये जो डेलिमिटेशन की बॉडी होती है बेटा, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। तो ये जो डेलिमिटेशन की बॉडी है, अगर आप इसके नेचर की बात करें तो ये एक कोसाई जुडिशियल बॉडी है। मैं लिख भी देता हूं, कोसाई जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ये एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी है बेटा। इसमें जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, स्टेट्स भी है। मेघराज कोठारी वर्सेस डेलिमिटेशन कमीशन 1967 का केस है। उस केस में बेटा कहा गया कि डेलिमिटेशन आयोग का जो भी ऑर्डर होगा दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। मतलब क्या है, मेघराज कोठारी के जजमेंट को जो 1967 में आया, अगर आसान भाषा में आप समझें, यदि परिसीमन आयोग ने कोई निर्णय ले दिया तो वो फाइनल है। आप कहेंगे फाइनल है मतलब उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जो इन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर। आप कहेंगे अरे सर तब तो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन है। तो डेलिमिटेशन कमीशन जो कि एक कोसाई जुडिशियल बॉडी है, उसका जो नेचर है मैंने आपको बता दिया, कंपोजिशन बता दिया, मेघराज कोठारी का केस भी बता दिया जो 1967 में आया था। तो बेटा कमीशन की क्या क्या पावर है, एक बार इसे भी आप जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि अगर इंडियन पॉलिटिक को आप पढ़ रहे हैं तो बिना डेलिमिटेशन के तो आप जा ही नहीं सकते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो बेटा सीट एलोकेशन बाय स्टेट। द कमीशन डिटरमिन्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स टू बी असाइन टू ईच स्टेट बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन डेटा। तो जो लोकसभा की सीट्स हैं जो हर राज्यों को मिलेंगी पॉपुलेशन के आधार पर, वो डिटरमिन कौन करेगा, डेलिमिटेशन आयोग करेगा। दूसरा SC ST रिजर्वेशन, ये आयोग ही बेटा डिसाइड करेगा कि कौन सी सीट SC ST के लिए रिजर्व होनी चाहिए पूरे देश में। यही आयोग बेटा तय करेगा कि जो बाउंड्रीज है, जैसे आपकी लोकसभा के शहर की जो बाउंड्री है वो कहां तक जाएगी। मैं बनारस की बात करूं तो बनारस में चंदौली भी आ जाता है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये परिसीमन आयोग डिसाइड कर रहा है। और चौथा, जैसे मैंने कहा, फोर्स ऑफ लॉ है बेटा। फोर्स ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, इसका जो भी आदेश है वो कानून की तरह इन्फोर्सेबल है एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोसाई जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। इससे पावरफुल दूसरी कोई बॉडी नहीं। तो ये जो कमीशन है बेटा, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। क्यों, सीट्स एलोकेशन ये कर रहे हैं, रिजर्वेशन ये दे रहे, बाउंड्रीज को रीड्रॉ ये कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण है इनका जो आदेश है बेटा वो लॉ की तरह फोर्स में आ जाएगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कि सर जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। भाई एल चंद्रा कुमार का केस हो, IR कोयलो का केस हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की जा सकती है। तो सवाल यह है कि क्या डेलिमिटेशन आयोग के पास जो कंप्लीट इम्यूनिटी है वो वैलिड है।
सवाल यह है कि क्या हम एफिशिएंसी की बात करेंगे या अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। तो सरकार कहती है कि भाई डेलिमिटेशन आयोग की एफिशिएंसी के लिए यह पावर जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं भाई जुडिशियल रिव्यू इसलिए जरूरी है कि हर बॉडी की अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। तो यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपको समझना होगा परिसीमन आयोग से संबंधित। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, डबल एज स्वॉर्ड। The real world implication of this bill are far reaching, touching governance, representation and the delicate fabric of the Indian federalism। क्यों? इसका जो सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट है बेटा, 140 करोड़ लोग होने जा रहे हैं, ज्यादा एमपी होंगे, छोटे छोटे लोकसभा के क्षेत्र होंगे, जल्दी जल्दी हमारी समस्याओं को बेटा लोकसभा के पटल पर लाया जाएगा, यह महत्वपूर्ण है। हर एमपी के ऊपर बेटा बर्डन बड़ा कम हो जाएगा। 5 करोड़ रुपया मिलना है एमपी लेड में, एरिया इतना बड़ा, लोग इतने ज्यादा, छोटा छोटा एरिया, छोटे छोटे मतलब एरिया के साथ साथ पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, इंक्रीज्ड वीमेन पार्टिसिपेशन कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आधी आबादी का पूरा हक, 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। अपडेटेड इलेक्टोरल मैप, तो 21वीं सदी का जो आंकड़ा है डेमोग्राफिक, उसके आधार पर भारत का इलेक्टोरल मैप तैयार होगा। ये एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है कि भाई ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन जो सबसे सीरियस चैलेंज है रीजनल इंबैलेंस, कि हमें फायदा हो जाएगा नॉर्दर्न्स को, सदर्न स्टेट्स को नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी, इंटर स्टेट डिस्प्यूट बेटा निश्चित तौर पर इंटेंसिफाई होंगे, संघात्मक व्यवस्था से जुड़े जो विवाद हैं बढ़ जाएंगे, 131 के मुकदमे बढ़ जाएंगे आर्टिकल, ठीक है। पेनलाइजिंग सक्सेस, जिस स्टेट ने अच्छा काम किया बेटा उसे आप अवार्ड नहीं दे रहे हैं, जिसने अच्छा नहीं काम किया उसको आप ज्यादा सीट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पक्ष भी है विपक्ष भी है, इसीलिए मैंने लिखा कि एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि प्रोग्रेसिव इंटेंट तो है लेकिन ये डीपली बेटा उन पॉलिटिकल और फेडरल मुद्दों से जुड़ा है जिसके फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस हैं। क्यों भाई, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म है अपनी पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों के साथ बेटा आया है, क्योंकि बेटर रिप्रेजेंटेशन, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत 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 जरूरी है, लेकिन अगर रीजनल इंबैलेंस हुआ, पॉलिटिकल टेंशन हुआ तो अंतोगत्वा प्रभावित तो देश ही होगा। उदाहरण के लिए वित्त आयोग जिसका गठन आर्टिकल 280 में होता है, डिस्प्यूट होता है कि नहीं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, ऑलरेडी वित्त आयोग की सिफारिशों को लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट है। तो विषय यह है, क्या इंडिया डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी बैन कर रहा है या इंडिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ा रहा है। महत्वपूर्ण विषय है कि जो डेमोग्राफिक विषय है डेमोक्रेसी को लेकर, वो महत्वपूर्ण है कि जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं वो विषय महत्वपूर्ण है। दो कॉन्सेप्ट है, दोनों महत्वपूर्ण है, आपको लेकर आगे बढ़ता हूं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड टेक अवे है बेटा, तो ये विषय मतलब इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिए जो प्रैक्टिकल इंपैक्ट मैंने आपको समझाया कि वो कोई भी एग्जाम हो, वो एपीओ का एग्जाम हो, पीसीएसजे का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, इस बिल के बिना आपकी तैयारी हमेशा अधूरी मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि 81, 82, 334 नया आर्टिकल, जैसे मैंने बताया, डेलिमिटेशन आयोग के बारे में बताया कि कोसाई जुडिशियल बॉडी है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू वगैरह है। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे हमें आर्टिकल्स लिखने ही है, हमें अमेंडमेंट के बारे में लिखना ही है, हमें केस लॉज लिखना ही है, और किसी भी बिल का जो इंपैक्ट है बेटा वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे सबसे एसेंशियल पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो देखो भैया जो बिल है वो मैंने आपको बता दिया। जो फाइनल कंक्लूजन है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स करके नहीं लिखना है, हमें डेमोक्रेसी की भी बात करनी है, हमें फेडरलिज्म के वीकेंड स्टेट में जाने की भी बात करनी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, जो फेडरल प्रिंसिपल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड अमेंडमेंट प्रोसेस, इन सारे पहलुओं के साथ एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है। क्योंकि रिफॉर्म जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म अगर फेस्ड इंप्लीमेंटेशन में हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई जिस स्टेट ने पॉपुलेशन पर अच्छा काम किया उसे इनाम दे दो यार, है ना। तो अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बेटा डेमोग्राफी स्ट्रांग होगी, लेकिन और भी जो दूसरे इससे को रिलेटेड विषय हैं हमें उसका ध्यान देना है। लेकिन अगर जो विश्वास है एक राज्य का दूसरे राज्य पे, राज्यों का केंद्र पर, अगर वो ही टूट गया तो मेरे हिसाब से जो फेडरलिज्म है वो भी वीक होगा। तो प्रैक्टिकल इंपैक्ट के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड टेक अवे के साथ,
जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है कि ये एक हिस्टोरिकल पोटेंशियल रखने वाला बिल है बेटा, जो भारत के पॉलिटिकल मैप को, रिप्रेजेंटेशन को, महिलाओं के आरक्षण को, 50 साल पुराने इलेक्टोरल मैप को बदल देगा, फेडरल टेंशन को भी बढ़ेगा, अगले इलेक्शन में 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। तो इन सारे पहलुओं के साथ इस बिल पर हमें अपनी निगाह बनाए रखनी है। मैंने कोशिश की आसान भाषा में जो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लार्जर कैनवास है उसके साथ इस बिल को समझा पाऊं, क्योंकि ऐसे तो 81, 82, 334 सब ठीक है, लेकिन इस मुद्दे को आपको संविधान के दूसरे भागों के साथ जोड़कर पढ़ना है और इसी तरीके से संविधान पढ़ना होता है। जो भी डेवलपमेंट इस बिल को लेकर होगा मैं जरूर आपके सामने उसे लेकर आऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है कि संविधान को लेकर, पॉलिटी को लेकर आपको बिल्कुल मजबूत रखूं, अपडेटेड रखूं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से जो भी संविधान से जुड़े डेवलपमेंट होंगे उसको लेकर एपी सर लाइव होंगे इसी चैनल पर, आप बिल्कुल जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल बेटा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।